हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, हम ही पूछते हैं कैसे और हम ही बता देते हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ऐसा मुझे इसलिए करना पड़ रहा है कि आप कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं कि हम कैसे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम आपके लिए क्लास 10 साइंस के लिए एमपी बोर्ड स्पेशल 2026 एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। और ये क्वेश्चन इस तरह से होंगे कि अगर कोई भी बच्चा ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लेगा, ये लगभग आपके 1 महीने का सीरीज होगा। अगर जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा और अगर वो 1 महीने तक इसको पढ़ लेगा, तो इस बात की 100% श्योरिटी होगी उसके पास कि जब वो एग्ज़ाम देने जाएगा और जो उसको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे, वो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, चाहे वो एमसीक्यूज़ हों, चाहे 2 मार्क्स हों, चाहे 3 मार्क्स हों या 4 मार्क्स हों। इसलिए ये एक कठिन परीक्षा का समय है कि आप सभी लोग इसे वॉच करें, क्योंकि मुझे इतना और इतना अच्छी तरह से कॉन्फिडेंट मैं हूँ अपने आप में कि जब भी मैंने इस तरह से कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो वो क्वेश्चन 100% उनके एग्जाम में आते रहे। लेकिन मैंने ये सोचा कि कुछ लिमिटेड बच्चों को ही क्यों दिया जाए, कुछ ऐसे काम करके और उन सारे बच्चों तक पहुँचाया जाए जो पूरे मध्य प्रदेश में इस परीक्षा यानी बोर्ड की परीक्षा को फेस करने वाले हैं। तो आपका काम मैं लगभग 100% आसान बना रहा हूँ, जिसमें से 90% मैं दे रहा हूँ, 10% सिर्फ आपको देखना है। और आपको इसलिए देना है कि जब आप देखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। तो 90% मैं अपनी तरफ रख रहा हूँ, 10% आपकी तरफ रख रहा हूँ। अगर आप 10% काम कर लेते हैं, तो फिर एग्जाम देने के बाद फिर आपसे मिलेंगे कि इसमें से क्या हुआ। देखिए, मैं आपका पूरा समय नहीं लूंगा, केवल 10 मिनट लिया करूंगा। 10 मिनट में आप इसे पूरी की पूरी तरह से देख लिया करेंगे। बाकी आप बाकी समय पर अपने आप में स्टडी करें, लेकिन इस 10 मिनट की मेहनत और बाकी पूरे समय की मेहनत में क्या फ़र्क दिखेगा, ये बाद में ही पता चलने वाला है। तो आइए आज शुरू करते हैं। मैं फिज़िक्स के चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर सारे पार्ट कवर किए जाएँगे। आपका बायोलॉजी का पार्ट भी कवर किया जाएगा और केमिस्ट्री का पार्ट भी। तो एक-एक चैप्टर के हिसाब से पहले एक चैप्टर फिज़िक्स, एक चैप्टर केमिस्ट्री और एक चैप्टर बायोलॉजी का होगा। चलिए आइए देखते हैं। एमपी बोर्ड 2026 का स्पेशल क्वेश्चन सीरीज है। पहले हम एमसीक्यू ले रहे हैं। चलिए, एमसीक्यूज में आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, तो मैं आपको इसकी डिटेलिंग करता हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन आप क्या देखेंगे? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी आपको पता होगा इलेक्ट्रिक करंट क्या है, उसको नापते कहाँ से हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में उसकी यूनिट क्या होती है। तो देखिए, हमने यहाँ लिखा है वोल्ट, ओम, एम्पियर और कूलॉम। देखिए, चारों भी आपको याद हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए वोल्ट, ओम, एम्पियर और कूलॉम। तो करंट की यूनिट जो होती है, पहले हम उसे सही करें। मैं ही करके दूंगा आपको सही। देखिए, ये होता है एम्पियर। अब देखिए, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर में एमीटर। ओके, थोड़ी एमीटर। सही लिखा था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किससे मेजर करते हैं? आप एम्पियर से मेजर करते हैं। एम्पियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने नाम पर एसआई यूनिट ऑफ करंट दे दिया। अब बचे हुए जो 3 लिखे हुए हैं, इनको खाली नहीं जाने देना है। ये आपके भी एग्जाम पेपर के पार्ट हो सकते हैं। कैसे? वोल्ट लिखा हुआ है, तो वोल्ट किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है? ध्यान से देखते हैं। तो वोल्ट जो होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है। चलिए, ओम ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट है और कूलॉम ये इलेक्ट्रिकल चार्ज की यूनिट है। देखिए, आपके सामने 4 यूनिट हैं। क्वेश्चन 1 है, कवर कितने हो गए आपके? 4 कवर हो गए। 4 कवर का मतलब हो गया आपको 4 फिजिकल क्वांटिटी और उसकी यूनिट मिल गई। लेकिन फिलहाल यहाँ लिखे हुए क्वेश्चन की यूनिट क्या हो गई? एम्पियर। आइए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, ऊपर से रिलेट करके नीचे रखा। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले मैं आंसर की बात कर लेता हूं। एम्पियर मीटर, अभी आपने ऊपर देखा एसआई यूनिट एम्पियर। तो एम्पियर को मेजर करने का मीटर यानी एम्पियर मीटर, यानी किसका शॉर्ट नेम हो गया? एमीटर। पूरा नाम है एम्पियर मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया एमीटर। अब बचे हुए 3 हैं, ये क्या है? तो वोल्ट मीटर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करने की डिवाइस होती है। गैल्वेनोमीटर सर्किट में करंट है या नहीं है उसको बताता है, उसका डायरेक्शन बताता है। रियोस्टेट जो होता है ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है,
जो रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करता है। चलिए आइए तीसरे क्वेश्चन पर। ओम्स लॉ स्टेट दैट। अब ओम्स लॉ आपने सभी ने पढ़ लिया होगा, ओम्स लॉ क्या होता है, तो अब आपको पता ही चल गया होगा कि आंसर क्या है, फिर भी हम अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। ओम्स लॉ ये कहता है कि कंडक्टर के क्रॉस अप्लाई किया हुआ पोटेंशियल डिफरेंस उसमें फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज द राइट आंसर। बचे हुए क्या है, आई प्रोपोर्शनल टू आर, बी प्रोपोर्शनल टू 1/r, आई इक्वल टू आर बाई बी। इसके बारे में आप कुछ मत याद करिए, ये किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। सही आंसर हो गया बी प्रोपोर्शनल टू आई। आफ्टर देन क्वेश्चन 4, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डिपेंड अपॉन। अब इसमें इसका क्वेश्चन भी आएगा, क्वेश्चन भी हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डिपेंड अपॉन। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, तो देखिए लेंथ, ये भी आंसर सही है, रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी आंसर सही है। टेम्परेचर, ये भी आंसर सही है। तो इसका मतलब है ये तीनों आंसर सही है, तो आपका सही जवाब हुआ ऑल ऑफ एबव। ध्यान रखिए क्वेश्चन भी बना लीजिए, तो विच फैक्टर डिपेंड है ना, अफेक्टेड द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, तो आप लिख सकते हैं शॉर्ट में लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और मटेरियल का नेचर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। द स्लोप ऑफ बी आई ग्राफ। अब स्लोप थोड़ा टफ होगा आपके लिए, क्योंकि स्लोप वगैरह थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, फिर भी आपने स्लोप खींचा होगा। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल है और यहाँ पर क्या है, आई है, या यहाँ पर पोटेंशियल है और यहाँ पर आई है, बी और आई, बी और आई एक्सिस, बी एक्सिस आई एक्सिस, जब इसके बीच हम ग्राफ खींचते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये भी याद रखिएगा, ओम्स लॉ में बी और आई के बीच जो ग्राफ ड्रॉ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, पहली बात। अब ये है बी और आई, तो बी और आई के बीच जो स्लोप है, तो ऐसे बी वर्सेस आई, और इसे आप पता है आपको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको स्लोप ऑफ बी आई ग्राफ, करेंट नहीं है, ये है रेजिस्टेंस, यही है, वोल्टेज भी नहीं है, पावर भी नहीं है। तो बी आई ग्राफ में जो स्लोप होता है वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए 5। चलिए अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इन पांचों क्वेश्चन को पढ़ने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है, द डिवाइस विच यूज टू मेंटेन ए स्टडी पोटेंशियल डिफरेंस इन सर्किट। अब बात ये कर रहा है यहाँ पर, एक ऐसे डिवाइस का नाम बताइए जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो यहाँ पर आपके पास नाम लिखा हुआ है, एक सेल है, एक बैटरी है, एक रियोस्टेट है, और यहाँ लिखा ए एंड बी। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो सेल होता है या बैटरी होती है। देखिए सेल और बैटरी में क्या फर्क है, कई सेल को कंबाइन करते हैं तो एक बैटरी बन जाती है, ठीक है। तो सेल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बैटरी इज आल्सो द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रियोस्टेट का काम होता है ये रेजिस्टेंस को वेरी करके करंट को कंट्रोल करने का। इट इज अ करंट कंट्रोलर, इट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखिए दोनों एक ही चीजें हैं, सेल और बैटरी में, बैटरी कई सेल का कॉम्बिनेशन होता है। तो आपको आंसर पूछ रहा है कि किसके हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे, ये तो करंट को कंट्रोल करता है। ये जो हमारे पास ऑप्शन है सेल और बैटरी, यहाँ दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डबल्ड। अब ये देखिए क्वेश्चन है, एक वायर है मान लीजिए आपके पास, और वो कह रहा है कि उस वायर का रेजिस्टेंस हम डबल करना चाहते हैं। तो वायर का रेजिस्टेंस डबल करने के लिए ऑप्शन ये होता है, देखिए द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डबल इफ इट्स, अब क्या बोल रहा है, इसकी लेंथ को क्या कर दिया जाए डबल, फिर बोल रहा है एरिया को क्या कर दिया जाए हाफ। ए और बी दोनों सही है। मटेरियल चेंज कर दिया है, देखिए मटेरियल चेंज करने पर तो उसका पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, तो इस पर आपको जाना नहीं है। अब ए एंड बी आ रहा है, तो लेंथ इज डबल, लेंथ डबल करने से क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसके लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि जब वायर की लेंथ को आप डबल करेंगे तो उसकी एरिया भी क्या होगी, चेंज। तो रूल होता है कि जब लेंथ जितना हो चेंज होता है उतने टाइम एरिया क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है उसकी, एरिया क्रॉस सेक्शन वायर का। तो अगर आपने
लेंथ डबल किया तो एरिया हाफ हो जाएगी, तो अगर एरिया हाफ हो जाएगी तो लेंथ आपका रेजिस्टेंस डबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर इसके हिसाब से ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस आपको डबल करना है तो लेंथ को ही आपको डबल करना होगा। जितना लेंथ बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन यहाँ एक शर्त रहती है कि एरिया हमारी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल मत फंसिएगा कि लेंथ डबल और एरिया हाफ करना है। लेंथ डबल और एरिया हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है लेंथ को डबल कर दीजिए, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन एरिया वगैरह हाफ नहीं करना है, एरिया को मेंटेन रखना है। कांस्टेंट एरिया रख करके अगर आप लेंथ को डबल करते हैं तो बाहर का रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ऑप्शन आ रहा है ए, लेंथ को डबल कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच कॉम्बिनेशन की मैक्सिमम रेजिस्टेंस। अब हमारे पास रेजिस्टेंस भी होंगे, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस को सीरीज में और रेजिस्टेंस को पैरेलल में कंबाइन करते हैं। तो जब रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करते हैं तो कुछ ऐसा डायग्राम आपने बनाया होगा, एक और ऐसे। जब पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो कुछ ऐसे डायग्राम बनाया होगा, ऐसे। ये जैसे R1 ये R2, थोड़ा देख भी लीजिए R1 और R2। तो जब आप ऐसे जोड़ेंगे तो R टोटल जो निकल कर आएगा वो दोनों का सम निकल कर आएगा। जब आप ऐसे जोड़ेंगे तो फिर ये 1/R निकल करके आएगा 1/R1 प्लस 1/R2। ये फार्मूले भी आप याद कर सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में R टोटल ऐसे होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R 1/R1 प्लस 1/R2। ये कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का टोटल वैल्यू घटाता है और ये कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का टोटल वैल्यू बढ़ाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि विच कॉम्बिनेशन गिव मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो देखिए सीरीज तो बिल्कुल सही होगा, सीरीज में बढ़ाने कंबाइन करने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, पैरेलल में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये तो आंसर होंगे नहीं क्योंकि हमें आंसर यहाँ मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तो अब यहाँ क्वेश्चन आ गया उसी का, देखिए टू रजिस्टर ऑफ 4 ओम एंड 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज। अब वैल्यू दे दिया है यहाँ पर, एक रजिस्टर है 4 ओम का, एक रजिस्टर है 6 ओम का, इनको कैसे जोड़ा गया है, सीरीज। तो इन सब दोनों का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो सीरीज में ये कितना दे रखा है 4, ये कितना दे रखा है 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। आंसर कहीं है, यस है। चलिए ये गलत होगा ऐसा। क्वेश्चन नंबर 10, द पावर ऑफ एन अप्लायंस। एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, कुछ भी मान लीजिए, ट्यूबलाइट हो सकता है, हीटर हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसका पावर जो है कितना है 1000 वाट, उसमें लिखा हुआ 1000 वाट। 1000 वाट अगर इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट में 2 घंटे के लिए क्या करें, यूज करें, इफ इट इज यूज सर्किट फॉर 2 आवर्स एनर्जी कंज्यूम इट, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर जाएगा। अब जरा इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 1 मिनट में इस पर आप खर्च करूंगा। देखिए ये जो यूनिट लिखी हुई है इस यूनिट को देखिए क्या लिखा हुआ है, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर का मतलब होता है यूनिट। किलोवाट आवर यानी यूनिट होता है, जिसे आप बिजली बोलते हैं यूनिट, कितनी यूनिट हमारी बिजली जल गई, तो उसे हम एक शॉर्टकट में बोलते हैं 1 यूनिट बिजली जल गई। लेकिन अगर हम उसे एनर्जी के तौर पर देखें तो उस 1 यूनिट बिजली को बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। 1 यूनिट एनर्जी 1 किलोवाट के अप्लायंस 1 घंटे चलने चाहिए, तो आपकी बिजली हो जाती है 1 यूनिट। और यही एनर्जी आपसे पूछ रहा है कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, तो कितना पावर है, देखिए यहाँ 1000 पावर यानी 1000 वाट। 1000 वाट मीन्स 1 किलोवाट। कितना टाइम तक, 2 आवर। तो बिल्कुल आप यहाँ लिख सकते हैं 2000 वाट, है ना, कितना हो गया 2000। अब 2000 वाट का एनर्जी कंजप्शन हो गया तो 2000 वाट मतलब कितना होता है, 2 यूनिट। 2 यूनिट बिजली आपकी खर्च हो गई। आपको एनर्जी पूछा कितने यूनिट बिजली हमारी खर्च हो गई। देखिए किलोवाट आवर में पूछा है, यूनिट में पूछा है। किलोवाट आवर का मतलब यूनिट, तो 1000 वाट 1 घंटे 1 यूनिट, 1000 वाट 2 घंटे 2 यूनिट, 1000 वाट 3 घंटे 3 यूनिट। 1000 वाट के अप्लायंस जितने आवर आपका यूज होगा उतने यूनिट बिजली आपको वो खर्च कर देगा। तो 0.5 गलत है, 1 नहीं गलत है, 2 किलोवाट आवर यानी कि 2 यूनिट, ऐसा भी कह सकता है एग्जाम में, 2 किलोवाट आवर या 2 यूनिट बिजली
खर्च कर सकता है। तो ये प्रारंभिक 10 क्वेश्चन आपको जो दिए गए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे इसी का एक सीरीज और दूँगा मैं आपको 10 क्वेश्चन का, 20 क्वेश्चन हो जाएँगे। इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़िए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि पढ़ना नहीं है, पढ़िए, लेकिन ट्राई करिए आप इसको पढ़ कर के, और उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। देखिए क्वेश्चन ये सब तभी समझ में आएँगे जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा। चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो हमारे मोबाइल लेक्चर देखिए जिसमें मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया है। और अगर आपको पसंद आए इसे आगे बढ़ाइए, ताकि मेरा ये उद्देश्य है कि एमपी बोर्ड के सारे बच्चों को ये क्वेश्चन पहुँचना चाहिए। तो कैसे पहुँचेगा, हम तो पहुँचा नहीं पाएँगे। तो आप सभी मिल कर के इसे आगे बढ़ाते रहिए और ये सब तक पहुँचता रहेगा। थैंक यू।